बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज नए इस्लामी साल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। फर्स्ट मुहर्रमुल हराम है। कल बाकायदा तौर पर जो है इसका ऐलान भी किया गया जी। और नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम नए साल के साथ अहद कर लेते हैं, करना भी चाहिए। बहुत सारी अपनी आदतों पर गौर करना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, क्योंकि हम जब खुद अपने आप को देखते हैं, अपना एहतसाब करते हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आ जाती हैं। बहुत सारी बुरी चीज़ों की निशानदेही जो लोगों को नहीं पता होता लेकिन हमें पता होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा गौर व फिक्र कीजिए अपने आप पर और देखें कि किस तरह आप जो है दूसरों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और किस तरह जो आप में बुरी चीज़ें हैं आप उन्हें रिकवर कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमेशा हमारे साथ होती है और हमेशा हमारा साथ भी देती है। सिर्फ ईमान की पुख्तगी जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ गुजारिश आप लोगों से ये है कि कुछ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। जिस तरह से हम मौजूदा कोरोना की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, आज हम स्पेशली आगे चल के मौजूदा सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे एहतियात भी आपने किस तरह से करनी है। इसके साथ साथ आज के शो में हम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर है जी, बिजली और महंगी करने की तैयारियां, बिजली के बिलों पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला। मुजरिमों की शनाख्त में दुश्वारी होगी, सेफ सिटी कैमरे नाकारा हो गए। मेट्रो की खटारा बसें नाकारा होने लगी, ऑपरेशनल बसों की तादाद 48 रह गई। और सगिया में दुनिया के सबसे बड़े मियावाकी जंगल का इफ्तिताह। वेलकम बैक नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है जी, बिजली और महंगी होगी। मतलब और कितनी महंगी होगी, लेकिन ये प्रेडिक्शन तो कर दी गई है। सवाल ये पैदा होता है, चलें जी आप बिजली महंगी कर लें, लेकिन बिजली आनी भी तो चाहिए। राव साहब क्या कहेंगे? एग्जैक्टली ना आने की जो बुनियादी वजह है वो तो ये है कि 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कंसंट्रेशन अपनी जो रखी है वो बिजली के कारखाने जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसके बजाय अपनी कंसंट्रेशन को अपने मुखालफिन की जानिब रखा है। और आपने देखा होगा कि सुबह दोपहर शाम ऑनेस्टली स्पीकिंग तमाम हुकूमतें ये करती हैं। एग्जैक्टली ये करती हैं, लेकिन तीर भी बरसाए जाते हैं, तनकीद भी की जाती है, लेकिन काम भी किया जाता है। इसमें एक कैटेगरी आपको मैं थोड़ा सा वजाहत करूं ताकि आपको समझ भी आ जाएगी, क्योंकि 2013 का जो इलेक्शन था, 2013 के इलेक्शन में 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला था, दूसरे नंबर पे दहशतगर्दी था। और 2018 के इलेक्शन में शायद आप भूल गए जी, 2018 के मामले में जब आप आएंगे 2018 के इलेक्शन में, तो दोनों इश्यूज नहीं थे, दोनों इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं। इसका मतलब है कि जो साबका हुकूमत थी उसने 10-11 या 11,500 हज़ार मेगावाट सिस्टम में बिजली ऐड की, उसमें भी पंजाब में भी प्रोजेक्ट्स लगे और इतने अरसे में प्रोजेक्ट लगे जितने अरसे में शायद आप एक नल का घर नहीं बना सकते। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स मुल्क के तूलो अर्ज में बनाए जा सकते थे जो कि ऑन गोइंग थे, और बाज़ प्रोजेक्ट तो CPEC का हिस्सा थे, उन पर आपने कंसंट्रेशन नहीं दी। अब 2 साल बाकी हैं, 2 साल में 3 साल में आपने बिजली के मंसूबों पर काम करने की बजाय, उन पर तवज्जो देने की बजाय, आए रोज़ बिजली का फी यूनिट में इजाफे का जो वो ज़रूर हमें संदेशा मिलता रहा है। और शायद कि इस वक्त की जो हुकूमत है वो भूल गई है कि इन्होंने बिल जलाए थे और सिविल नाफरमानी की जो बात की थी, आग लगाई थी बिलों को। और बहुत दफा चीजें राव साहब याद दहानी कराई गई है, उस वक्त बिल जला रहे थे, आजकल दिल जला रहे हैं लोगों फायदा कोई नहीं ये चीजें याद कराने का। ये दोहरा म्यार आपको सीट पर बैठ के क्यों नजर नहीं आता? आपको तमाम तर मसाइल सड़कों, कंटेनर्स और गलियों में क्यों नजर आते हैं? जब आप कुछ कर सकते हैं तब आप क्यों नहीं इस पर तवज्जो देते? अब आप टैरिफ
की बात कर रहे हैं, तो टैरिफ जाहिर है खत्म होगा तो 200 से 700 तक यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं इनकी तादाद, आप समझा दें, इनकी तादाद ज्यादा है, इनकी तादाद ज्यादा है। और टैरिफ बुनियादी तौर पर तो आप सुनते होंगे कि 150 या 200 यूनिट तक यूज करने वालों को जो टैक्स है वो कम पड़ेगा। दुनिया में ये रिवाज है कि अगर आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपको टैक्स कम होगा। यहाँ पर ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने का आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि जो रेट है, ये टैरिफ है, वो बढ़ता चला जाएगा। 100 यूनिट का बिल और उसके 200 यूनिट के बाद बिल में और ज़्यादा जो इजाफा होगा टैरिफ की मद में, टैरिफ के नाम पर। और आज तक मुख्तलिफ सरचार्जेस की मद में अरबों रुपए गवर्नमेंट ले चुकी है, लेकिन फिर भी मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा, कभी 80 पैसे सुनते हैं, और जब कमी की बारी आती है फ्यूल एडजस्टमेंट। बता दूं राव साहब, एक मिनट ही, वफाक का लाहौरियों की बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला, वफाक ने फैसला किया है कि लाहौरियों पर सब्सिडी जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। 200 से 700 यूनिट वाले लेस्को के 20 लाख सारिफीन, यानी जो 200 से 700 यूनिट का इस्तेमाल करेंगे उनको इजाफी बिल। अच्छा जी, लोग करते हैं जी ज्यादा बिल आते हैं हम बचत कर लेंगे, हम कम यूनिट का इस्तेमाल कर, यानी 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। क्या करें लोग? देखिए सब्सिडी तो वैसे बड़े अरसे की खत्म कर दी हुई है। जब से आप IMF के प्रोग्राम में गए, गो के आप कहते थे कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी को तरजीह देंगे। खुदकुशी तो नहीं हमने देखी, लेकिन जो मुआशी खुदकुशी हैं वो हम रोज़ाना देख रहे हैं। और आए रोज़ आपको जो, अगर आप अखबारात पढ़ती हैं या इसके अलावा आप अपने प्रोग्राम के अलावा TV देखती हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आए रोज़ खुदसूजी के वाक़यात में क्यों इजाफा हो रहा है। बुनियादी वजह ये है, लोगों के पास रोज़गार है नहीं, और 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय आपने 80 लाख लोगों को वैसे आपकी पॉलिसीज़ की वजह से मुख्तलिफ इदारों में छांटी करना पड़ी है और डाउन साइजिंग करना पड़ी है बिजनेस ना होने की वजह से, तो लोग बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा गए हैं। तो यही बुनियादी वजह है कि लोग तो 200 यूनिट का बिल देना मुझसे, और फिर उसके बाद आएगा। अब मसला ये है कि बिजली चोरी को रोकने की बजाय ये सार्फिन जो बिल देते हैं उन पर ये बोझ डाला जाता है। अच्छा जी, एक बिजली चोरी, दूसरा अंदरूनी मामलात जो आपने अपने लोगों को नवाजने के, ट्रांसफार्मर खरीदारी में आपने घपले किए, मीटर्स खरीदारी में आपने घपले किए, अपने मसाइल के हल के लिए कोई तैयार नहीं, बल्कि उन मसाइल का खमियाजा भी किस सूरत में निकाला जाता है, सारिफीन पर बोझ डालकर। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं? एग्जैक्टली अब बिजली चोरी की बुनियादी जो वजह है उसका जिम्मेदार है कौन? उसका जिम्मेदार वो लाइनमैन और मीटर रीडर है जो तस्वीर भी बनाता है और जो नित नए तरीके भी बताते हैं। और आप जदीद निजाम लेकर आए कि आपने मोबाइल फोन से तस्वीर बना, आपने तस्वीर तो बना ली, लेकिन के दिया, क्या फायदा हुआ? लेकिन वो उस पर जो उसकी स्पिरिट थी फोटो बनाने के, आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे राव साहब ये हो रहा है, मैंने तो नहीं देखा। नहीं, तस्वीर तो हर जो मीटर है वहाँ पर तस्वीर तो उनके बिल के ऊपर लगती है, हर माह वो एक रखा उन्होंने, फ़ोटो बनाते हैं, लाजमी बनाते हैं। लेकिन इशू इज़ दिस के आपने बिजली चोरी के ऊपर क्या काम किया अभी तक? जो लैंड लॉसेस वाले एरियाज़ हैं, माजी में हम सुना करते थे कि वहाँ पर लोड शेडिंग की जाएगी, तो आप तो हर जगह पे लोड शेडिंग और कभी एलानिया कभी गैर एलानिया, क्यों नौबत आई है? आप अगर आप 2018 में देखें तो इतनी सूरत हाल शायद बिजली के हवाले से इतनी भयानक नहीं थी जितनी ये 2021 में। बजाय इसके कि हम सरप्लस की तरफ जाते, हम सस्ती बिजली की तरफ जाते, लेकिन सूरत हाल ये है कि बिजली आ नहीं रही। लेकिन बिल साहब दावे कैसे इतने बड़े बड़े करते हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा। और जो बिजली उन्होंने रखी है वो किस वक्त के लिए संभाल के रखी है, कहां संभाल के रखी है, हमें क्यों नहीं मिल रही है? ये हमाद अजहर साहब का मसला नहीं है बिल की अदायगी, क्योंकि उनके मसाइल और हैं। दावा करते हैं कि बिजली मौजूद है सिस्टम में, कौन सा सिस्टम है नजर नहीं आ रहा? आपने अक्सर खबरें नहीं सुनी होती कि 2 मरले का घर है, वहां पर किचन भी नहीं है, हाँ। और बिजली का बिल 1.25 लाख रुपए आ गया है, कईयों को 7 लाख रुपए बिल। तो ये सारी मुख्तलिफ, तो बाज़ दफ़ा तो हमने खुद रिपोर्ट किया है। तो ये होता क्यों है? इसी वजह से होता है कि आप चोरी को रोकने की बजाय उस जो चोरी की बिजली इस्तेमाल 10 लोग करते हैं और उसका बोझ आप 1000 लोगों पर डाल देते हैं। तो इसको पहले रोकें। और टैरिफ में
मैं तो बिल्कुल ये इस फैसले, इस तरह के फैसले की बिल्कुल भी हिमायत नहीं करूंगा कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिर्फ बिजली का बिल आप 2017 या 18 के आज के बिल को कंपेयर कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कीमतें कहां तक बढ़ी हैं। ये जो 80 पैसे का आए रोज हम देखते हैं, आप गौर और फिक्र कह रहे हैं ना, ये बिजली की कीमतों पे नहीं, ये पेट्रोल की कीमत पर भी चल रहे हैं। ऑल्दो दावा ये किया जाता है कि पूरी दुनिया से सस्ता पेट्रोल हम बेच रहे हैं, बाकी चीजें रिलेट नहीं की जाती उस पे उसकी इश्तिहारी मुहिम पे पैसा लगा देंगे कि हमने ये दुनिया से सस्ता है, लेकिन अपने लोगों को रिलीफ नहीं देंगे। खैर, अब जिन लोगों तय किया हुआ है, जिन सारिफीन ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने हैं, 700 करने हैं, उन पे सब्सिडी तो खत्म है और उनको जो है इजाफी बिल अब देना होंगे। ये मेहरबानी की है जी विफाक ने लाहौरियों पर। 20 लाख तादाद है। यस, 20 लाख कंज्यूमर्स, आपके अंदाजा लगाएं कि तो 20 लाख अब आप तैयार हो जाएं कि आपने भारी भरकम बिल भी अदा करने हैं, महंगी ग्रोसरी भी करनी है, महंगा पेट्रोल भी खरीदना है, आगे इंशाल्लाह फिर महंगा होगा। ये कोई नई चीज नहीं, अब आपको इनका आदी हो जाना चाहिए। खैर, हमने खबर को वाइंड अप करना है और ब्रेक के बाद हम दूसरी खबर पर आएंगे। कुछ सेफ सिटी की कारकर्दगी डिस्कस करनी है। मुजरिमों को पकड़ने में आखिर सेफ सिटी क्यों नाकाम है, असल टास्क जो था वो मुकम्मल नहीं किया जा रहा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं जी, मुजरिमों की शनाख्त में दुश्वारी होगी और सेफ सिटी के कैमरे नाकारा हो गए हैं। ये कैमरे कितनी देर तक काम कर रहे थे, मैं राव साहब से पूछ रही थी। जब इनकी तनसीब की गई, जिस मकसद के तहत सेफ सिटी का कयाम यानी सेफ सिटी यानी महफूज शहर अमल में लाया गया, ये जो प्रॉपर काम था, एक्चुअली जो इनकी जिम्मेदारी थी, राव साहब कितना अर्सा पूरी की होगी ये जिम्मेदारी? देखिए 2000 बात है 11 की या 12 की शायद, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे थे और उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला और बिल आखिर ये प्रोजेक्ट जो है वो हो गया। इसकी जो फीचर्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने कवर की थी और उस वक्त राना सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून थे। तो बहरहाल इस प्रोजेक्ट के हवाले से इसके अगर आप जो इसके फ़ायदे की बात करें तो बहुत सारे पहलू हमें बताए गए कि इससे ना सिर्फ जो हादसात हैं या जिस तरह से कोई अगर इंसिडेंट्स होते हैं, कोई वाक़यात होते हैं, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में आएगा, जराइम को कंट्रोल करने में सेफ सिटी का बड़ा किरदार होगा, फिर ट्रैफिक वायलेशन के हवाले से बड़ा किरदार होगा। और एक फ़ीचर जिसकी मैं ख़ास तौर पे हमने हैरान भी थे कि ये वो कैमरे हैं इस कंपनी के जो इश्तहारी मुल्ज़म को खुद डिटेक्ट कर सकेंगे। उनका डाटा एंटर होगा और ये डिटेक्ट कर कर बताएंगे कि ये मुश्तबा शख्स है या मतलूब है मुख्तलिफ मुकदमात में। तो ये काम इन्होंने करना था। अब हालत ये है कि आपको जिस मुकाम पर भी पता चले कि फुटेज चाहिए, कोई वाक़या अगर हो जाता है तो आपको फुटेज चाहिए, तो अगर आप फुटेज लेने के लिए जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर तो कैमरे सिर्फ शो पीस के तौर पर लगे हुए हैं, जिस तरह से ड्राइंग रूम्स में नहीं लगे होते कि मुख्तलिफ शो पीस रखे होते हैं। इसी तरह से चौक चौराहों में हो सकता है कोई 2-4 शाहराहों पर फंक्शनल हो, ऑपरेशनल हो, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी है, ज़ाती मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ी है और फुटेज नहीं मिली कि जी वो कैमरा खराब था, नॉन ऑपरेशनल था, राबते किए जिनके साथ खुदा न खास्ता चोरी डकैती की वारदात। वीआईपी रूट्स के ऊपर कैमरों की ये सूरत हाल है कि वहां पर भी अगर आपको पता चलेगा तो आपको मायूसी होगी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये तकरीबन 15 अरब से जायद का ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें कम बेशी भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इसने वो तमाम इस सेफ सिटी अथॉरिटी ने तमाम वो जो इसके काम करने वाले थे उनको पसे पुश डाला है, सिर्फ ई चलानिंग पर फोकस किया है। ई चलान आप देखेंगे कि किसी का चलान किसी के घर में भी जाते हुए की खबरें हमने सुनी है, और जहां पर भी होगा सिर्फ जो है ये कोशिश होती है सेफ सिटी की कि ई चलानिंग में ज़रा इनकी कारकर्दगी दिखाने के लिए वो चलान ज़रूर घर आ जाते हैं। इसके अलावा आप दहशतगर्दी के हवाले से अभी रिसेंट जो वाक़या हुआ जोहर टाउन में, और उसकी जो फुटेजेस देख लें आप, कहीं पर वाइट कपड़े थे, कहीं पर ब्लू कपड़े थे, तो ये तो इनके रिज़ल्ट है। यानी फुटेज देख के बंदा कहे कि ये किस तरह से इनको एनालाइज किया जा सकता है। तो सेफ सिटी मॉडल बड़ा अच्छा है, जो भी वहाँ पर जाता है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं या
जिसने बनाया था शहबाज शरीफ ने, वो भी गए हैं, या वज़ीर आला पंजाब साहब भी गए हैं। तो सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। वो स्क्रीनें दिखा के और राम करने की जो पॉलिसी है सेफ सिटी अथॉरिटी की, वो ही फिलहाल तो चल रही है। जो नताइज आने चाहिए थे, खातिर ख्वाह नताइज अभी मौसूल नहीं हुए, क्योंकि अभी रिसेंट डेज में ही इरफान मलिक साहब ने एक स्टोरी की थी कि कितने ज़्यादा शूटर्स और इश्तिहारी जो है वो शहर में मौजूद हैं। तो क्या इस हवाले से सेफ सिटी ने किसी का डाटा एंटर किया, और वो फीचर, उस फीचर पर तो काम ही नहीं हो रहा। जब काम नहीं होगा तो किस तरह से मुमकिन है? तो ये तो हकीकत है इसकी। और पूरा शहर इन्होंने जो है वो खोद दिया था, पूरे शहर में वायर बिछाई, और इतना पैसा लगने के बावजूद भी इसके जो सम्राट हैं, सिवाय ई चलाने के, बस के अगर आप लाइन के आगे ज़रा खड़े रुक गए हैं तो आपका चलान और वो फ़ोटो लगा के वो जो एक ई चलाने का सिस्टम है, सिर्फ उससे माल बनाने की जो रविश है वो फ़िलहाल सेफ सिटी अथॉरिटी ने बरकरार रखी है। इससे आगे मैं नहीं समझता कि साहब एक सवाल ये है कि कैमराज नाकारा पड़े हैं, बारहा इसकी निशानदेही भी की गई, बारहा ये चीज़ मेंशन भी की गई। साई साहब ने तो कैटेगोरिकली ये चीज़ मेंशन की थी कि जिस कंपनी ने ये कैमराज नस्ब किए हैं उन्होंने पासवर्ड तक नहीं इनको दिया हुआ। मतलब ये उनके मरहूने मिन्नत हैं, जब तक ये कैमराज लगे रहेंगे पेमेंट्स नहीं होंगी, पासवर्ड। यही तो मसला है। आप मुझे बता दें, बहुत बड़ा टास्क है ये। कैमराज सिर्फ क्या डमी लगाए गए हैं सिर्फ ये लोगों मैं को? तो अब बता तो रहा हूँ कि शो पीस के तौर पर बस ये है कि कैमरे की आंख, हर जगह पे लिखा नहीं होता कि होशियार रहे कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो भी लिखने की क्या जरूरत है? तो ये वही काम कर रहे हैं। और जब कभी कोई ज़रूरत नहीं है कि इनकी मेंटेनेंस पर और इनको दोबारा बहाली की तरफ लेकर आने पर कोई जोर नहीं दे रहा, इंतजामिया भी क्या इस पर बात? देखिए अभी तक तो मतलूबा जो तादाद है जो बताई गई थी वही पूरी नहीं है। 8100 बताया गया था कैमरे, लेकिन 6000 समथिंग कोई फिगर्स आता है, कोई 150 कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। कल भी ये खबर शेयर की है कि शहर को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया गया है, सीटीडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो दहशतगर्दी का भी एक तो आपके ऊपर खतरा है, दूसरा हम देखते हैं लोगों के साथ हादसात रुनुमा हो जाते हैं, रोजाना की बुनियाद पर चोरी डकैती की वारदातें होती हैं। तो जब एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है और आप उसको ऐसे नजरअंदाज, पैसा खर्च होता है तो सर फिर सर्विसेज, जब सर्विसेज आपने देनी है तो फिर आपको पैसा भी खर्च करना है। लेकिन हमारे यहाँ म्यूनिसिपल सर्विसेज हों या इस तरह की सर्विसेज, वो चालान आपने भरने के लिए पैसे जेबों में डाले जाने हैं। एग्जैक्टली वो पैसा जा रहा है। वो सेफ सिटी क्यों कह रहे हैं आप? सेफ सिटी बस ये एक, हालांकि ऑब्जेक्टिव तो इसका कुछ और था, टेररिज्म एक्टिविटीज को रोकना, तमाम सर्वेलेंस इनका काम था, लेकिन उसके बजाय सिर्फ ई चलानिंग जो है वो उसमें बड़ी कामयाब जा रही है। आई डोंट नो कि जब भी मौका, अगर आपके नंबर देने हैं तो मैं 100/100 दे दूंगा ई चलानिंग में। हाँ, मैं वही कहने लगी थी, आप 100/100 क्या सेफ सिटी को, और वो भी वहां पर जहां पर कैमरे ऑपरेशनल हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये सेफ सिटी नाम ही रखा और उस पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ, फिर इसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? क्योंकि ये तो सारी चीजें अब सिर्फ एक झांसा सा है। आपके यहाँ हालात जो थे 2008 के बाद हालात गंभीर थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई। लाहौर शहर आपको पता है कि फूलों और बागों का शहर जो था वो बुरी तरह दहशत गर्दों के जो वो उनके टारगेट पर रहा, बम ब्लास्ट भी होते रहे, फिर मुख्तलिफ तकरीबकारी की कार्रवाइयाँ भी होती रहीं। लेकिन इन सारी के बावजूद ये एक जो सेफ सिटी लाने का मकसद था वो यही था कि शहर को हकीकी मानों में अमनो-मान की सूरत हाल को बेहतर रखा जाए। लेकिन अमनो-मान से बात, से आप उनका मौक़िफ़ जान लें तो वो अमनो-मान कायम रखने के बजाय कि जी फलां अगर लोकेशन का कैमरा खराब है तो दूसरी तरफ से जो कैमरा ऑपरेट कर रहा है, दूसरी तरफ लोकेशन पर जो मौजूद है कैमरा, वो चल रहा है। मतलब वो अच्छी तरह से अपने आप को सेव कर लेते हैं, शहर को सेव करें ना। देखिए अब तो कुछ कर नहीं सकते, इतना पैसा इस पर इन्वेस्ट हो गया है, इतना पैसा अभी लग भी रहा है इस पे, और फर्दर जो पैसे चाहिए आपको वो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीज़ करे और जितने कैमरे शॉट हैं जो ऑपरेशनल होने वाले उनको ऑपरेशनल करें, ताकि इसके सम्राट तो पहुँचे। और ख़ास तौर पर जो शूटर्स और इश्तिहारी
हैं शहर में, उनका डेटा एंटर करना नागजीर है। आपको हर सूरत में उनका डेटा ज़रूर एंटर करना चाहिए, ताकि कैमरा, अगर कैमरे में सलाहियत है, हमें तो वैसे यही बताया गया था, अगर ये सलाहियत है, ये फीचर्स हैं इन कैमरों में, तो फिर ज़रूर वो डेटा करें, ताकि आपको मदद मिलेगी, पुलिस को हेल्प आउट करेंगे। जितने ज़्यादा ये जो शूटर्स और जिनके मुतालिक ज़्यादा गुफ्तगू की जा रही है, जितना इनको काबू में रखेंगे, उतना शहर का अमन भी रहेगा, राजधानी की वारदातें कम होंगी, चोरी डकैती कम होगी और जराइम में कमी हकीकी मानों में आ सकेगी। और ये पुलिस का सेफ सिटी अगर चाहे तो शहर में अमनो मान की सूरत को बेहतर रखने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकती है। लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम है जिसकी हमने बारहा तारीफ भी की है, लेकिन अगर वो सिस्टम नाकारा रहेगा तो उसका फायदा कोई नहीं होगा। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है वो भी काम करना छोड़ गया है। शहर के अहम मकामात पर जो कैमरे लगाए गए हैं, नस्ब तो कर दिए गए हैं, लेकिन वो भी काम करना छोड़ गए, तो कोई फायदा नहीं रहा। जी, हमने अगली खबर की तरफ आना है। मेट्रो बस की मौजूदा सूरत हाल की हम बात करेंगे। बसें कितनी हैं और जो ऑपरेशनल हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, वो किस तरह से सफरी सहूलियात दे रही हैं, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ऑलरेडी शहर में सफरी सहूलियात जो हैं वो नापैद होती जा रही हैं, और जो मौजूदा सफरी सहूलियात हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी, मेट्रो की खटारा बसें नाकारा होने लगी हैं। ऑपरेशनल बसों की तादाद 48 रह गई है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, मेट्रो बस सर्विस की जो मुद्दत थी, जो बसें आईं उस वक्त उनकी तादाद 62 और 62 में से अब 48 बसें जो है वो ऑपरेशनल तौर पर रह गई है। लेकिन उनमें से भी जो 25 और इन 48 में से मोस्टली की हालत ऐसी है कि उस पे आप सफर नहीं कर और सकते। 2 माह में 8 वाकयात मेट्रो के हो चुके हैं। सिर्फ सिंगल ट्रैक है, और सिंगल ट्रैक पर भी आप देख लें कि इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेट्रो बसेस चूँकि 7 साल का टन्योर था इनका, और 7 साल बाद रिप्लेस होना चाहिए थी, रिप्लेस नहीं की गई, जिसकी वजह से आज भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और मेट्रो बसेस में सफ़र करने वालों की जो तादाद है वो योमिया जो बताई जाती है 1,25,000 से ज़ायद बताई जाती है, और मुख्तलिफ फिगर्स इस हवाले से फ्लक्चुएट करते हैं। बट हमारे यहाँ जो इन्वेस्ट करने का रुझान है, फिर बात उसी पर आएगी। अगर आपने सर्विस देनी है तो फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट से आप खुद कर नहीं पाते फैसला, और चूंकि फैसला आपने खुद करना भी नहीं होता, जहां से फैसला होना है वहां से फैसला होने में ताखीर होती है, जिसकी वजह से आज भी इन बसों का मेंटेनेंस का प्रॉपर एक तरीकेकार होगा कि इतने टाइम के बाद आपने फलां काम कराना है, जब भी प्रोजेक्ट बनते हैं 7 साल मुद्दत का मकसद ये होता है कि 7 साल से जायद फिर ये खटारा बसेस जो हैं वो उस तरह से ऑपरेशनल नहीं रह सकती जिस तरह से आप बस सर्विस शुरू होती है। और उसके बाद से मेट्रो बस को आप छोड़ें, आप शहर की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका अंदाज़ा लगाएं। आपका 1600 किलोमीटर का तकरीबन ये रेडियस है शहर का सड़कों का, और सिर्फ आपके पास एक ग्रीन लाइन है और एक ऑरेंज लाइन, 2 ऐसे ट्रैक आपके पास हैं जहां पर थोड़ी बेहतर सफरी सहूलियात थी, लेकिन वो सफरी सहूलियात बड़ी तेजी से अब खटारा बसों 2 माह के दौरान दुर्रे नायाब ने डिटेल में बताया है जी, मेट्रो खराब होने का ये 8वां वाकया रिपोर्ट हुआ है 2 माह के दौरान। इसके बाद जंगले टूट चुके, बसें टकराई, टायर ब्लास्ट हुए, एसी तो ऑलरेडी खराब पड़े हैं। और मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप किसी को क्या कहेंगे, किस तरह हम रिकमेंड करें कि कोई मेट्रो का सफ़र करे, एसी ख़राब है, नाकारा बसें हैं, खुदा ना खास्ता आपको ये नहीं पता कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको दूसरा सफ़र करना पड़ जाए। एक्चुअली तो लोग वही वाला अंग्रेज़ी वाला सफ़र फ़िलहाल अंग्रेज़ी वाला ही फ़िलहाल तो चल रहा है, क्योंकि बस के अयाम है और मेट्रो में सफ़र करने वालों की तादाद अच्छी खासी होती है। किसी भी स्टॉप से आप अगर मेट्रो लेते हैं तो आपको रश मिलेगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। और इन्हीं बसेस को हमने देखा हुआ है कि बड़े रश के बावजूद इनके जो एयर कंडीशन सिस्टम का बेसिकली आजकल ज़्यादा है, 25 एसी खराब है, वाज़े तौर पर दुर्रे नायाब ने बताया 25 बसें हैं जिनकी, और नकारा की तादाद भी आपके सामने 11 बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं, जो कि अब शायद रोड पर नहीं आ सकती। अब ये मुसलसल चला रहे हैं तो 7 साल का टर्न्योर रखने का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि 7 साल बाद नई
जो इन्वेस्टमेंट होगी, नई कंपनी आएगी। अब ये मेरे ख्याल से मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है वो कर चुकी हुई है नई कंपनी से मुआहदे, और उसके बाद बसेस आना भी शुरू हुई हैं। अब कब तक आती हैं इसका तो अब फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। लेकिन आपको याद होगा शहर में अच्छा ये बताइएगा, इतने मसाइल के साथ टिकट क्या उतनी है, उतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको जितने पहले करने पड़ रहे थे? टिकट तो ऑब्वियसली टिकट तो फिलहाल वही यानी रहेगी। एसी चल नहीं रहे हैं, बसों की हालत नाकारा है, आप पैसे इकट्ठे करे जा रहे हैं बसों की हालत सुधारने पे, किसी का कोई ध्यान नहीं। मेट्रो के अलावा अगर आप दूसरे रूट्स की बात करती हैं तो बेशुमार रूट्स आज भी ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं क्योंकि बसेस आपके पास नहीं है। आपको याद होगा जो अलबराक की बसेस चलती थी तो उनका ऑपरेशन ख़त्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद अब स्पीडो बसेस शहर में चल रही हैं। लेकिन स्पीडो बसेस 1200 की ज़रूरत थी, सिर्फ 200 या 250 बसेस आई हैं और वो चल रही हैं। इनके जो मेट्रो ट्रेन और मेट्रो ऑरेंज लाइन का मेट्रो बस का जो फीडर रूट्स है इन पर ये चल रही थी। लेकिन सब लोगों का रुझान अभी भी मेट्रो में सफ़र करने का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है, जो लोग अपने दफातर जाते हैं, अपनी फैक्ट्रियों में जाते हैं, सभी लोगों को देखा है। फैसिलिटी तो है ना। एग्जैक्टली। अब गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं है। आप अवामी सहूलत के जितने भी मंसूबे हैं उनको भी सियासत की नजर करते जाएंगे। इस खित्ते की वाहद ये गवर्नमेंट होगी, पंजाब गवर्नमेंट, जिसमें फैसला करने की सकत नहीं है। बिल्कुल फैसला नहीं कर सकते। जब आप फैसला ही नहीं कर सकेंगे तो किस तरह मुमकिन है कि आप के नतीजे में अवाम का कितना नुकसान कर रहे हैं, आपको ये अंदाजा नहीं है। देखिए अब ये आज स्टोरी नहीं आई, ये पिछले 5-6 माह से मुसलसल इस तरह हो रहा है कि बसेज आ रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट 19 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, 19 का मैं तो कभी सुन रही हूं कि जी मुख्तलिफ रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, फलां बसें चलाई जाएंगी, माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। सब कुछ खबरों में चलाया जा रहा है सारा कुछ। खबरों में तो आपको पता है कि ना महंगाई है, ना बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, ना चीनी 110 है खबरों में। और वो उनकी खबरों में मुराद के जो गवर्नमेंट साइड की खबरें उनमें तो सब अच्छा है, ना महंगाई है, ना डॉलर 163 का है, डॉलर वही 100 का ही है। तो ना गोल्ड की कीमत बढ़ी है, ना गंदम की कीमत बढ़ी है, ना आटे का थैला जो है वो उसकी कीमत बढ़ी है। गवर्नमेंट के कागजों में तो सब कुछ अच्छा है। आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी। देखिए एग्जैक्टली अच्छी लगेंगी उनको, क्यों नहीं लगेंगी, क्योंकि कुछ मसला है ही नहीं। कौन सी महंगाई है बाहर, जितनी मर्जी कौन सा फ्यूल आज भी 65 का ही है फ्यूल। कौन कहता है 120 के करीब पहुंचा हुआ है, 65 का ही है, क्योंकि 65 वाला महंगा लगता था। बदकिस्मती ये है 65 वाला महंगा लगता था, 119-20 रुपए सस्ता लग रहा है। डॉलर 101-2 रुपए पे था तो मुल्क को संगीन खतरात लाहक थे। डॉलर 163 पे हो गया और मुल्क की जस्टिफिकेशन क्या है कि पेट्रोल महंगा होने उसका पहिया जाम, उसका पूरी दुनिया से पेट्रोल अभी भी सस्ता। जब आपकी स्टॉक मार्केट 54,000 पर ट्रेड कर रही थी तो उस वक्त मुल्क की संगीन सूरत हाल थी, मुआशी खतरात लाहक थे। जब स्टॉक एक्सचेंज 32,000 में आई है तो मुल्क तरक्की कर रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि फिगर्स इस तरह के हैं। ये है कारकर्दगी, और बजाय इसके कि सूरत हाल बेहतर होती, और इस उम्मीद के साथ ही वोट दिए लोगों ने पीटीआई को कि जो है वो उनकी ज़िंदगियां आसान होंगी, उनको बिजली गैस पानी की फराहमी का मसला नहीं होगा। लेकिन तमाम तर में आप देख लें कि अद्वियात की कीमतों का क्या आज हाल है और हस्पतालों में अद्वियात की क्या सूरत हाल है। अस्पतालों को MTI एक्ट में आप करने जा रहे हैं, लेकिन और ये वो चीज़ें सारी ट्रांसपोर्ट से लेके म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी तक, ये जिम्मेदारी है हुकूमतों की, रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन इससे जो हुकूमतें भी गाफिल रहती हैं और रियासत भी गाफिल रहती है, और इसी तरह से 5 साल गुजर जाते हैं और फिर दस्तों गिरेबां होते हैं और दावे करते हैं। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और उसमें तो सब अच्छा का उसमें सब अच्छा का लापा जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं ये आप बाहर जब जाते हैं तो लोग आपको वाज़ेह तौर पर बता देते हैं। हम इस खबर को वाइंड अप करेंगे और दुआ ही कर सकते हैं कि हालात बेहतर हों। अगली खबर की तरफ भी हमने आना है, ब्रेक लेंगे। जब वापस आएंगे तो आपको कल बताएंगे जी क्या हुआ जी फिरदौस आशिक अवान साहिबा को पंजाब असम्बली में दाखिल होने से आखिर क्यों रोक दिया गया, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और ये कहना पड़ेगा जी बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वजीर आजम से मुलाकात भी नहीं करने दी गई और फिरदौस आशिक अवान साहिबा को कल दाखिले से भी रोक दिया गया। पहले उनका मौक़िफ़ सुन लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। जी दिखाइएगा।
अपने जोरे बाजू पे जाती हूँ, इधर उधर से सहारा लेके नहीं जाती, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नाम लिस्ट में मौजूद है, लेट हो गई हूँ। स्कूल था राव साहब? मुझे लगता है कि कोई बयान नहीं उसके बाद वैसे कोई ऐसा आया कि जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर फरदौस आशिक आसमान ने रंग बदल लिए क्या? जी देखिए, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। Exactly. और देख लें क्या हो रहा है कि अब एक दिन पहले क्या सूरत हाल थी और उसके बाद आप देख लें दूसरे दिन क्या सूरत हाल हुई है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी नहीं हो सकी जिस तरह से वो चाह रही थी, चहलकदमी करते हुए हेलीकॉप्टर तक अखबारी खबर के मुताबिक इतनी सी मुलाकात हुई है। और अब देख लें कि डॉक्टर साहिबा सुबह को शुरू होती थी और हर घंटे बाद कहीं ना कहीं से लाइव हो रही होती, दिफा कर रही होती थी अपनी पार्टी का और पंजाब हुकूमत का, लेकिन साथ ही साथ में अपने मुखालफीन पर जिस तरह की उनकी किरदार कशी के हवाले से बयानात दागती थी या जिस तरह से मतलब जो हम आमतौर पर ये समझते थे कि जिस तरह से फयाजुल हसन चौहान साहब थे, तो चलें बात समझ आती है उनकी होगी, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहिबा ने अपना तो क्या कुछ नहीं किया, अंदाज में सपोर्ट करती रही, क्या कुछ नहीं किया, एक्टिव रही हैं। लेकिन उसके बाद अब देखिए कि क्या हाल है कि हलफ बर्दारी की तकरीब में पंजाब असम्बली में नहीं जा सकी। और ये इस तरह का बिल्कुल देखिए, आप पॉलिटिक्स पर करें मुखालफत ज़रूर करें, लेकिन ज़ातियात के हवाले से हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब की है या नई जनरेशन को जो एक गलत मैसेज गया है वो ये गया है कि PTI की जानिब से बहुत ज़्यादा जो ये जो इस तरह का रवैया वो अख्तियार किया जाता रहा है, उसी की ये कंटिन्यूटी थी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा। और अब इनको अल्लाह करे कि कोई असाइनमेंट बेहतर मिल जाए और ये मसरूफ़ रहें। अच्छा, फिलहाल जो सिचुएशन है उससे ऐसा लग नहीं रहा जिस तरह का कल सलूक हुआ है कि शायद सुर्ख झंडी दिखा दी गई है और अब इनको वापस सियालकोट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना चाहिए, जाना होगा, जहां जाने के लिए कुछ रोज़ पहले उन्होंने खुद वॉलंटरीली ऑफर की थी कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ और मैं खुलकर खेलना चाहती हूँ। ये इनका बयान था। और जब ये PP 38 के इलेक्शन से तब की बात हो रही है। और अब देखिए अपने हलके में जाती हैं या फिर 8 क्लब के चक्कर लगाती हैं। DGP आर्मी भी तो मुझे उम्मीद है फ़िलहाल तो उनका जाना मुश्किल होगा। और चलें जी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। राव साहब, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें रेगुलर करने के लिए कमीशन बनेगा। जस्टिस अजमत सईद का नाम तजवीज़ किया गया। कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को रेगुलराइज करेगा। कानून की 25% से ज़ायद खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। देखिए, रेगुलराइजेशन के हवाले से तो जो ये बनी कैसे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी, ये तो हम जिक्र करते बनी कैसे ना कि जब ये बन रही होती हैं तब कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई पूछता नहीं है। जब बनवा दी जाती हैं और उसके बाद अब रूल्स में बहुत हद तक रिलैक्सेशन दे दी गई है। ये कानून भी पास किया जा चुका है कि जो कब्रिस्तानों या पार्क्स के लिए मौजूद जो प्लॉट्स थे अब उनको सोसाइटी की इमाम पर होगा, सोसाइटी उसको जो मर्जी यूज़ करना चाहे सोसाइटी कर सकती है। तो उन प्लाटों को मेरी इतलात के मुताबिक कमर्शियल प्लॉट्स बनाया गया कब्रिस्तानों की जगह पर। और अरबों रुपए का ये धंधा जो है वो रिसेंट डेज़ में हुआ जब ये कानून साजी इस हवाले से हो रही थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि कमीशन बनेगा और शेख अजमत सईद साहब इसके सरबराह बनेंगे। अब 25% तक बात फिर भी वही है, यानी आपने जो पॉलिसी बनाई है वो भी ऐसी बनाई है कि आपको उससे भी पैसा ही जनरेट करना है। आपने ये नहीं करना कि अगर किसी ने कब्रिस्तान नहीं बनाया तो वहाँ पे इंश्योर करें कि कब्रिस्तान बने सोसाइटी में। ये काम करें, पार्क के लिए जगह, स्कूल के लिए, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल के लिए जो जगह मुख्तस की जाती है जो मास्टर प्लान में किसी भी सोसाइटी में, उसको इंश्योर करवाना है आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है। इसी वजह से तो आपको शिकायत ज़्यादा आती हैं, नैब केसेस ज़्यादा बनते हैं कि प्लॉट कोई ख़रीदा था और जब देने की बारी आई, हैंड ओवर करने की बारी आई, पोजेशन के वक्त कुछ और निकला। और बाज़ औक़ात तो कब्रिस्तान के प्लॉट्स की फाइल्स बनाकर भी फ़रोख्त कर दी जाती हैं। तो ऐसे जो लैंड माफिया है उसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। कमीशन क्या करेगा? कमीशन 25% वायलेशन तो हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे है 25%। जो मर्जी शहर की सरकारी सोसाइटियों में भी है, ठीक है, सरकारी सोसाइटियों में भी ऐसा है। लेकिन
आपके सामने उस वक्त बनवा दी जाती हैं, टाउन प्लानिंग वाले सोए रहते हैं, लेकिन जब बनती हैं तो उसके बाद फिर ये कानून भी, और ये बड़ा ताकतवर तबका है एक चीज से आप भी एग्री करेंगे, कहीं पर भी आप घर बना रहे हो और आपके पास 1 मिनट में जो है वो इंतजामिया, टाउन की टीम, अमला 1 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम जब वहां पे नहीं जाते। और सिर्फ ये बता दे, ये बनने में कोई दिन तो नहीं लगते? आप क्या बात कर रही हैं, एक एक सोसाइटीज, एक एक ऐसी सोसाइटी में अभी आपको बताऊं कि वहां पर उनके नक्शे रातों रात 700-700 800-800 नक्शे पास कर दिए रातों रात। यानी ये आलम है संजीदगी का कि एक दिन में, और उसके आप या मैं कहीं एप्लीकेशन देंगे तो हम उस तरह से एंटरटेन नहीं होंगे। इसी तरह से बहुत सारी लोग एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसको अप्रूव किया जाए, जो कानून के मुताबिक, बाईलाज के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हैं फीस के अलावा, लेकिन मजाल है उनकी एप्लीकेशन को सुना जाए। फिर ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एप्लीकेशन को एंटरटेन ना करने की वजह से फिर गैर कानूनी वो ज़ाहिर जब बढ़ाई जाते हैं और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जाती हैं, और फिर आपको ख्याल आता है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। दूर नयाब ने इसकी इस हवाले से भी स्टोरी रिसेंट डेज में दी है कि इनकी तादाद जो है मुसलसल बड़ी है, और इनका बाकायदा इश्तिहार भी छापा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ना तो सेल परचेज का काम वैसे ही चलता रहता है। आप कागजी कार्रवाई करते हैं, नोटिस सर्व करते हैं मैक्सिमम, और नोटिस सर्व करने का ये मतलब होता है कि कल को कोई बड़ा काम हो, वहाँ पर फ्रॉड निकले, तो कम से कम जो मुतलका टाउन है या LDA का एरिया है तो वो बरी जिम्मा अपने आप को करार। अच्छा जी, यहाँ पर वाज़े तौर पे ये भी कहा है ग्रीन एरिया में बनने वाली हाउसिंग स्कीमें जो है उनको भी पास नहीं किया जाएगा, सिर्फ रिहायशी इलाकों में हाउसिंग स्कीम की मंजूरी जो है वो दी जाएगी। तो बहुत सारी सबसे बड़ी वायलेशन तो खुद गवर्नमेंट कर रही है। रिवर रावी ग्रीन एरिया भी बन रहा है, रिवर रावी क्या पहाड़ों में बन रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहीं पहाड़ों में बंजर जमीनों में बन रहा है। चले सारी ग्रीन एरियाज हैं, जब आप खुद बना रहे हैं तो खुद कर रहे हैं और खुद किए जा रहे हैं। मुकदमात, कोई इतराज उठाता है तो मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं, और खबरों में आता है कि ग्रीन एरियाज पर पाबंदी होगी जी। तो चलें जी नाज़रीन, ये तो अब टाइम ही बताएगा कि किस तरह से इस मसले को आगे लेके जाया जाता है। थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद आपको शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी नाजरीन हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं, और सेगमेंट्स में आज सबसे पहले मेरे पास हैं जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का, तो पहला मोबाइल हुआवे नोवा 71 मोबाइल 39,999 रुपीज़, ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ में आप अगर खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। Y8S मोबाइल है, हुआवे का ये मोबाइल है जी, हुआवे Y8S मोबाइल 29,999 रुपये इसकी कीमत है। इसके बाद हुआवे मैट 10 लाइट मोबाइल 34,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हुआवे P9 लाइट मोबाइल है जी, 20,099 रुपये में आप खरीद सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपने जान लिए, सब्जियों के रेट अब हमने जानने हैं जी। सब्जियां महंगी मिल रही हैं, लोग शिकायतें ये करते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं मार्केट में जाने से पहले आपको कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल सकती है। अलबर हमारे रिपोर्टर बाहर मौजूद हैं जी, ओवर टू यू। अच्छा बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सब्जियों के रेट्स की अगर बात की जाए तो आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर मटन, चिकन और बीफ जो है वो इंसानी पहुंच से दूर होता चला जा रहा है महंगाई के बायस। वहीं सब्जियों की परवान चढ़ती कीमतें भी शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर रही हैं। इस हवाले से अगर रेट्स की बात की जाए तो आज के सब्जियों के रेट्स जो हैं वो आलू कच्चा नया दर्जा अव्वल जो है वो 60 रुपये किलो, जबकि प्याज दर्जा अव्वल 40 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर दर्जा अव्वल 100 रुपये किलो, जबकि लहसुन देसी 160 और अदरक चाइना जो है वो 320 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात करें तो खीरा फार्मी जो है वो 60 रुपये किलो, मेथी 200 रुपये किलो, बैंगन 80 रुपये किलो, बंद गोभी भी 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों की इस बढ़ती कीमत के बायस जो है वो शदीद अजियत
अकलियत में मुब्तला हैं और उनके ये कहना है कि इनकी कीमतों को जो है वो कम किया जाए। इस हवाले से अगर मज़ीद कीमतों की बात की जाए तो शिमला मिर्च जो है वो 120 रुपये किलो, सब्ज़ मिर्च अव्वल 80 रुपये किलो, उसके साथ घिया तोरी भी जो है वो 60 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी 80 रुपये किलो, मटर 240 रुपये किलो तक जो है वो टाउनशिप सब्ज़ी मंडी में जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ करेले भी जो है 120 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर शहरी जो ख़रीदार हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत को जो है वो इनकी कीमतों में कमी लानी चाहिए। गोश्त तो उनकी पहुँच से वैसे ही दूर है और मीडियोकर तबका जो है वो अगर ये सब्ज़ी भी महंगी हो जाती है तो वो अपने बच्चों को जो है वो सब्ज़ी खिलाने से भी कासिर हो जाएंगे। जी ठीक है, और बिल्कुल लोगों का सही कहना है कि अगर यही कीमतें रहीं तो गोश्त तो दरकिनार, सब्ज़ी खाना भी लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। किस तरह से लोग गुजर बसर करेंगे? जिनकी फैमिलीज़ बड़ी हैं, ऑब्वियसली उन्होंने सब्ज़ी की ख़रीदारी भी ज़्यादा करनी है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपना बजट मैनेज करना। खैर, सब्जियों के रेट बताए हमें। इसके बाद जी मेरे पास मीट रेट्स हैं, क्या है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़ैनत शॉप के रेट हैं। सबसे पहले बीफ पर केजी यहाँ से आप खरीद सकते हैं 600 रुपये किलो में, और बीफ मिन्स आपको पर केजी मिलेगा 706 रुपये किलो में। इसके बाद मटन पर केजी यहाँ पर 1435 रुपये में अवेलेबल है। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1575 रुपये में। चिकन के रेट क्या हैं? सरकारी निर्खनामा गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 128 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त 186 रुपये किलो में आपको मिल सकता है। इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करते चलें। सबसे पहले होगी हमारे पास रिटेल प्राइस, और रिटेल प्राइस के मुताबिक अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 150 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पर अगर आप जाएंगे 2 रुपये कमी के साथ 148 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 149 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। ये तो थे तमाम डेट्स आपके साथ शेयर कर दिए। तो खासी चीज़ें महंगी हुई हैं। अगर हम अंडों के रेट देखें वो भी कंपैरेटिवली महंगे हुए हैं गुज़िश्ता दिनों के निस्बत। तो अब आपको बताते हैं बचत आप कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। कुछ ब्रांड्स हैं जहां पर सेल्स लगी हैं, आप जाएंगे तो सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। पहला ब्रांड आज हमारे पास है जी निशात लिनन। अगर आप यहां जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। मैनो नेक्स्ट ब्रांड है जी। अगर आप यहां पर जाएंगे तो जी यहां पर अप टू 30% ऑफ है। और इसके बाद आउटफिटर्स ब्रांड है, अप टू 30% ऑफ है। मॉडेस्ट नेक्स्ट ब्रांड है, अगर आप यहां जा रहे हैं अप टू 70% ऑफ है। हमने आपको बता दिया आपने बचत कैसी करने हैं और कौन कौन से ब्रांड है यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। शॉपिंग के साथ साथ आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है, आप जा भी सकते हैं, घर बैठे भी शॉपिंग कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जी अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, चाहे वो आपने सब्जियां खरीदने के लिए जाना है, चाहे शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वेदर कंडीशन आजकल हमें पता होनी चाहिए कि कहीं बारिश तो नहीं हो जाएगी, कहीं गर्मी तो ज़्यादा नहीं है। तो वेदर कंडीशन क्या रहेगी टुडेज़ वेदर में जानते हैं। उमर डार बाहर मौजूद हैं। उमर बताइए मौसम इस वक्त शहर का कैसा है बाहर का, और ये भी बताइएगा प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, बारिश के इम्कानात हैं क्या?
अगर बात की जाए लाहौर के मौसम की तो इस वक्त शहर पर जो है सूरज का राज है और तेज़ धूप के बायस जो है गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और अगर बात की जाए शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस वक्त जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा आज शहर का दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके अलावा जो शहर में नमी का तनासुब है वो इस वक्त 50% है और जो है 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलने का शहर में सिलसिला जारी है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की तरफ से आज शहर भर में शदीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। इस वक्त तो जो शहर का मजमूई मौसम है वो इंतहाई खुश्क और गर्मी है, लेकिन जो बारिशों के बाद जो है गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और मौसम जो है वो खुशगवार जो है होने का इम्कान है। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त वो 170 रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है उमर, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बताई। फ़िलहाल तो जी मौसम बाहर जो है वो गर्मी है, लेकिन आज बारिश की प्रेडिक्शन भी की गई है। लेकिन ये जो बारिशें हैं ये पूरे शहर में नहीं बल्कि कभी किसी इलाके में होती है, कभी किसी इलाके में होती है। इसलिए लोग ये मत कहें कि हमने कहा था बारिश होगी तो उनके इलाके में बारिश क्यों नहीं हुई। मौसम बरसात की बारिशें हैं कुछ अनप्रेडिक्टेबल भी होती हैं कि जिन इलाकों में बारिश करीब ही किसी इलाके में बारिश हो रही होती है जबकि दूसरे इलाके में नहीं हो रही होती। तो जी फिलहाल बारिशों की पेशगोई तो आज की गई है। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। कुछ करेंसी रेट्स हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया, तो अभी हम आपको बताएंगे कि जिंदा कौमें जो हैं वो अपना जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाती हैं। और हम अगर बाज़ारों को रुख करें तो इस टाइम मुख्तलिफ स्टॉल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और जब हम छोटे थे तब तो सिर्फ़ और सिर्फ यही ट्रेंड होता था कि आपने झंडियाँ लगानी है, लेकिन अब तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपको कपड़े मिल रहे हैं जी झंडे के बने हुए, और फिर ज़बरदस्त ग्रीन और वाइट कलर में आपके पास हर तरह की ऑप्शन मौजूद है। बच्चों के बहुत ही स्पेशल ड्रेसेस बनाए गए हैं, बड़ों के बहुत ही स्पेशल ड्रेसेस बनाए गए हैं। तो 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ स्टॉल्स पर हमें नज़र आ रही हैं। बैंड्स की सूरत में हैं, कहीं पर पिन्स बनाई गई हैं, यानी बहुत सारा मटीरियल जो है वो जश्न आज़ादी को लेकर तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ बाज़ारों में स्टॉल्स सज चुके हैं, हर तरफ हमें झंडों की बहार नज़र आ रही है, कपड़े नज़र आ रहे हैं, शर्ट्स नज़र आ रही हैं, बैजेस नज़र आ रहे हैं, बलून्स नज़र आ रहे हैं, और फिर बाजे जो कि सबसे ज़्यादा तंग भी करते हैं। तो एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की गई है, वो आपको दिखा। कुर्बानियाँ जो हैं हमें अपने वतन की खातिर देनी है। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो मुल्क को कौम की खातिर जो है कुछ करने का अज़्म रखते हैं। तो यही वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि ये मुल्क बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, तो इसको संभाल के भी हमने ही रखना है। यानी सिर्फ हमने इन स्टॉल से चीज़ें खरीद के इंजॉय नहीं करना, इन चीज़ों को ज़ेब-ए-तन करके तस्वीर नहीं लगानी, बल्कि आपने इस मुल्क की हिफाजत के अज़्म को आगे लेके चलना है, अपने बच्चों को बताना है, नौजवानों को बताना है कि किस तरह से इस मुल्क को संभालना है। यही मैसेज है 14 अगस्त का भी, यही मैसेज है हमारे मुल्क की बका का भी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। कि मौजूदा लहर कोरोना की किस कदर ख़तरनाक है और हो सकती है अगर हमने एहतियात ना की, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो अभी हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से लोग जो है जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। तो आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ आपने जहां कहीं पर भी जाना है SOPs को फॉलो करना है। सेकेंडली, आपके पास वैक्सीनेशन की ऑप्शन मौजूद है, जिसके अलावा हल अब कोई नहीं रह गया। आपके पास वैक्सीनेशन की सूरत में एक बचाव का तरीक़ेकार है। तो आगे चल के इसकी अहमियत पर भी हमने बातचीत करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरा जो कहा जा रहा है इंडियन वेरिएंट, जिसके फैलाव की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंट ये किस तरह से है, पहले कोविड पेशेंट जो कि पहली और दूसरी लहर में आए,
और अब जो चौथी लहर में पेशेंट आ रहे हैं, डिफरेंस क्या है उनमें और हमने कितनी एहतियात करनी है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। कंसल्टेंट फिजिशियन है डॉक्टर राजा यासिर शहबाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से मैंने कहा कि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कोविड असल में है क्या, क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से लोगों को मुतासर करता है। अब लोग बड़े इजी होके बैठ गए हैं कि जी हमने देख लिया बहुत सारे कोविड पेशेंट को, रिकवर भी कर जाते हैं। इवन कुछ लोग तो अब हॉस्पिटल्स भी नहीं जा रहे हैं एक्सट्रीम सिम्टम्स के साथ भी। लेकिन ख़तरा ये है कि जो अब इंडियन वेरिएंट आया है ये ट्रिपल शिद्दत के साथ फैल रहा है। किस तरह से डिफरेंट है पहले के पेशेंट जो पहली और दूसरी लहर में आए और अब जो आ रहे हैं पेशेंट? देखें, एक चीज़ तो हमने समझनी है कि जो पहली और दूसरी वेव थी जो हमने देखी है उसमें देर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े और तकरीबन पीक पहुंचने में 2 से 3 माह लगे। लेकिन इस वेव के अंदर हम देख रहे हैं कि इस नंबर्स बड़ी जल्दी और रैपिडली फैल रहे हैं और उसकी वजह यह है कि इंडियन वेरिएंट जो है, जिसको हम डेल्टा वायरस भी कहते हैं, ये एक से दूसरे शख्स को बड़ी जल्दी फैलता है और एक शख्स तकरीबन 5 से 8 लोगों तक एक वायरस को फैला सकता है, जो कि पिछले वेरिएंट्स 1 से 2 लोगों तक फैला सकते थे। तो इसलिए हमें ये समझना है कि इस वेव में नंबर ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि मरीज़ों में बीमारी ज़्यादा फैलेगी तेज़ी से। और फिर ये समझना है कि जब पेशेंट ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उनमें कॉम्प्लिकेशंस और उसमें ख़तरात और बीमारी के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, हमने देखा कि पहले जितने भी मरीज़ थे प्रॉपर उनको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था और ऑक्सीजन वगैरह पे और वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जा रहा था। अब मरीज़ घर में ही इलाज कर रहे हैं, किसी प्राइवेट फिजिशियन के पास जाकर ही इलाज करेंगे। आप इस प्रैक्टिस को कैसा देखते हैं? किन सिम्टम्स के साथ मरीजों को हॉस्पिटल तो फौरी जाना चाहिए? देखें, पहली दूसरी वेव में जो हमें एक फ़ायदा था कि देयर वाज पार्शियल लॉकडाउन, कोई घर में कोविड पॉजिटिव होता था तो पेशेंट सीधा हॉस्पिटल आ जाता था कि जी डॉक्टर साहब मुझे ट्रीट करें, तो वो जल्दी वर्कअप भी हो जाता था, ट्रीटमेंट भी जल्दी स्टार्ट हो जाती थी। अब ट्रीटमेंट घर पे हो रही है तो हमारे पास जो अब पेशेंट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 12वें 14वें दिन जब डिजीज़ बढ़ चुकी होती है तब आते हैं और तब ऑब्वियसली वो अंडर ट्रीट हुए होते हैं, प्रॉपरली ट्रीट नहीं होते, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ गई होती है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जब भी हम तो यही कहेंगे कि आप जब भी कोई आपको कोविड के सिम्टम्स आएँ या कोविड पॉजिटिव आए तो आप अपने मुस्तनिद फिजिशियन को मिलें और हॉस्पिटल क्या होता है, लोग एक्सट्रीम लेवल का इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तो आपको सिम्टम्स बड़े नॉर्मल से हैं, माइल्ड से हैं और आप घर में इलाज कर रहे हैं। हमारे पास होम रेमेडीज़, हमारे पास सोशल मीडिया से बहुत सारे टिप्स मौजूद होती हैं और फिर एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठाना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि फ़लाँ को हुआ था तो उसने ये किया था। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो कि सेल्फ मेडिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जाके अपना जो है मुआयना कराना ज़रूरी नहीं समझते हैं? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन एक हद तक तो चले जायज़ है कि आप घर के कोई टोटके हैं वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को समझना ज़रूरी है। पहले 5-7 दिनों में सिवाय बुखार के या बॉडी में पेन्स के या थकावट के और कोई अलामात नहीं होती। सांस जो ख़राब होना शुरू होता है वो तकरीबन 7वें दिन से आगे शुरू होता है, जब आपके लंग्स इतने डैमेज हो चुके होते हैं नियरली 40% के आपका सांस खराब होना शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, 3 से 4 दिन में अगर आपका बुखार नहीं उतरा तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट कराना है? बिल्कुल कराना है जी। और आपको अपना एक बेसलाइन एटलीस्ट एक्सरे ज़रूर कराना है ताकि हमें पता लगे कि उस पर डिजीज़ कितनी है। आपने समझना है कि डिजीज़ की सेवेरिटी या डिजीज़ कितनी ज़्यादा है वो 2 चीज़ों पे बेस्ड होती है। एक पेशेंट जो सिम्टम्स बताता है और एक एक्सरे और ब्लड टेस्ट। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उनके एक्सरे और ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं कि वो हमें ये बता देते हैं कि ये मरीज़ सेवेयर डिजीज़ की तरफ। अच्छा, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने अब वैक्सीनेशन करा ली है और वैक्सीनेशन कराने के बाद उन्हें बुखार हुआ और कुछ टाइम गुजरने के बाद अब उन्हें बुखार हुआ, अब लेट्स सपोज उन्हें कोविड है, अब वो बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, मैंने तो वैक्सीनेशन करा लिया, ये मौसमी बुखार भी हो सकता है, लोगों को मौसमी बुखार हो भी रहा है, तो हमारे लिए ये डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ समझनी है जी, एज ए नॉलेज तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप वबा के दिनों में मेरे पास आएंगे, चाहे आप पेट ख़राब होने के साथ आते हैं, चाहे आप टांग में दर्द के साथ आते हैं, चाहे आप हेडेक के साथ आते हैं, मेरा पहला जो डायग्नोसिस होगा वो कोविड ही होगा। उसके बाद में बाकी चीज़ों का, हाँ नॉर्मल डेज हैं जब कोई पैंडेमिक नहीं चल रही तो
हमने ऐसे पेशेंट्स भी ट्रीट किए हैं जो सिर्फ हेडेक्स के साथ हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमें सारी ज़िंदगी हेडेक्स नहीं हुई, अब हमारी हेडेक सेटल ही नहीं हो रही, हम दवाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन अगर अब कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है तो आप फौरी तौर पर हम उनका जब कोविड करा रहे थे तो वो पॉजिटिव आ रहा था। अच्छा। डायरिया के साथ डेल्टा में पेट खराब होने के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, और अब हम बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जो पेट खराब होने के साथ आ रहे हैं, लेकिन जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो वो कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं। सही। तो इसलिए ये समझना कि जी मुझे ये मौसमी बुखार है, ये एक बड़ा गलत सा इंप्रेशन है। अगर आप वबा के दिनों में इस दुनिया में मौजूद हैं तो फिर वबा सबसे पहला डायग्नोसिस। और ये इक्वली तमाम लोगों के लिए मैसेज है, इसमें बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग शामिल हैं। आपने समझना है बच्चे जो हैं उनमें यूजुअली ये बीमारी बहुत सिवियर नहीं होती, सिम्टम्स नहीं आते। 90% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं और बच्चे एक कैरियर हैं बीमारी को एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलाने। ये तो हम डे फर्स्ट ही कह रहे हैं कि बच्चों को उस तरह से जो है मुतासर नहीं करेगी, लेकिन अगर बच्चों से किसी बड़े को घर में किसी बुजुर्ग को होता है तो उसके लिए जो है वो सिवियरिटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि एहतियात इसकी हम बारहा कह रहे हैं कि यही एहतियात है जिन SOPs को आपने फॉलो करना है, इसके अलावा भी कुछ आप कहना चाहेंगे कि इन SOPs के अलावा भी आपको ये स्टेप्स हैं जहां पर जाकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है अपने लिए? देखिए मैम, एक चीज़ समझनी है कि ये जो एहतियात या SOPs हैं ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की या कोई आवाम की चीज़ नहीं है, इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर शख्स को ये समझना है कि अगर वो SOPs फॉलो नहीं करेगा तो उससे ये बीमारी कई लोगों को लग सकती है और उसको खुद भी बीमारी लग सकती है। अगर आप SOPs फॉलो नहीं करते तो आपको भी ये बीमारी लग सकती है। इसलिए हमें एक तो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग वो आपकी वाली बात शुरू में जो आपने की कि अब तो वैक्सीनेशन हो गई है तो अब हम जहाँ मर्जी बैठें, जिसके साथ मर्जी बैठें, जो मर्जी करें, फंक्शंस अटेंड करें, मेरे ख्याल से हमें सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी चाहिए कम से कम। और गैदरिंग भी हो तो कुछ मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जिस तरह बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत सारी जगहों पे वैक्सीनेशन की उन्होंने एक बाय लॉ कर दी है कि जी अगर वैक्सीनेशन होगी तो आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, विच दैट्स अ गुड थिंग। तो मेरे ख्याल से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है, हमें मास्क लगाने हैं। वैक्सीनेशन कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वैक्सीनेशन, हाँ एक चीज़ हम ज़रूर देख रहे हैं, जैसे डेल्टा और इंडियन वेरिएंट के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनकी वैक्सीनेशन हुई है, उनको फ़ायदा ये है कि उनमें बीमारी बहुत सिवियर नहीं है। लेकिन जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई डेफिनेटली उनमें बहुत सिवियर डिजीज़ है और वो यूजली ICUs में एडमिटेड है। सही। तो हमें गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, SOPs को फॉलो करना है। आई थिंक मिनिमम टाइम बाहर गुजारना चाहिए। अच्छा, गैदरिंग की आपने बात की तो एक नॉर्मली इम्पैक्ट जो मैंने लोगों का देखा है, मैं भी बड़ी वो सेटिस्फाइड होती हूँ। मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर अगर जा रही हूँ ना तो मुझे पता है कि अच्छा कहीं ना कहीं आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि आप सेफ हो। अगर आप किसी भीड़ में जाओगे, अगर आप बाजार में जाओगे, वहाँ आप कॉन्शियस होते हो और लोगों का तासुर ये बन चुका हुआ है। हमें क्या बाजारों में जाते हुए, रशी एरिया में जाते हुए भी उतना ही कॉन्शियस रहना है और अपनी फैमिली गैदरिंग्स में भी उतना ही कॉन्शियस रहना है? जी डेफिनेटली, ये कॉन्शियस तो आपको रहना है। देखें, एक मिनिमल डिस्टेंस और मास्क लगाना ये तो हमें करना है, चाहे आप सोशल गैदरिंग में है, चाहे आप घर की गैदरिंग में है, चाहे आप बाज़ार में हैं। हमें ये सारी चीज़ें SOPs हर लेवल पे हर जगह फॉलो करनी है। ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस हर लेवल पे एक जैसी है। ठीक है जी, ये तो चीज़ें वाज़े डॉक्टर साहब ने कर दी। डॉक्टर साहब, अब हमने बचाव की बात करनी है। हमने सिम्टम्स भी डिस्कस कर लिए, हमने इंडियन वेरिएंट के बारे में भी लोगों को बता दिया ये कितना ख़तरनाक है और आपने हॉस्पिटल जाना है, टेस्ट कराना है, किन किन सिम्टम्स के साथ कितना टाइम आपने देखना है, ये सब चीज़ें आपके साथ हम पहले भी शेयर करते रहते हैं। आज भी क्लियर करने का मकसद ये है कि आप लोग ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखें। बचाव का वाहिद एक तरीका बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन पे चूज़ी हो गए हैं लोग आके बहुत ज़्यादा कि सुनी सुनाई बातों पर ये वैक्सीनेशन अच्छी है, ये वैक्सीनेशन अच्छी है। आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें कोई ऑप्शंस नहीं रखनी चाहिए कि ये वैक्सीनेशन अच्छी है और ये अच्छी नहीं है। वैक्सीनेशन सारी ही इफ़ेक्टिव हैं। जो रिज़ल्ट्स आए हैं मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस के, वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई 91% इफ़ेक्टिव है या 91% एंटीबॉडीज़ बनवाती है तो कुछ हैं जो 82-83% बनवाती हैं। बट हमें ये समझना है कि कोई भी वैक्सीनेशन होगी, जैसे आप देखें कि इस वक्त अगर आप गौर करें तो हमारे इस एरिया में जो मिडल ईस्ट है और जो हमारा एरिया है, इसमें चाइनीज़ वैक्सीन सबसे ज़्यादा की गई है और इन जगहों पे चाइनीज़ वैक्सीन भी उतनी इफ़ेक्टिव रही है। इसलिए वैक्सीनेशन कोई भी हो, यू डोंट हैव टू पिक एंड चूज़।
मेरे ख्याल से जो वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है वो आप ज़रूर कराइए। सही जी, वैक्सीनेशन जो भी अवेलेबल है वो आपको लगवानी है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग खुद से डिसाइड कर बैठे हैं कि उनको वैक्सीनेशन करानी है, उनको नहीं करानी है। ये चीज़ें मतलब हार्ट पेशेंट्स हैं, फिर इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग डर भी रहे हैं, एक दूसरे का एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हर बंदे को इक्वली वैक्सीनेशन करानी ही करानी है, कोई ऑप्शन नहीं? देखें, मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। जब आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो अपनी रूटीन की वैक्सीनेशन कराता है, तो वो तब भी डॉक्टर साहब आपको यही कहते हैं कि जी आप घर लेके जाएंगे तो शायद इसको बुखार हो, इसको साथ में जिस्म बॉडी एक्स पेन्स हो, तो आपने इनको पैनाडोल दे देनी है या कोई और दवाई दे देनी है। इससे ये वाज़ेह होता है कि हर वैक्सीनेशन से कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, बट वो समझने वाली बात है कि अगर आप 1000 लोगों को वैक्सीनेशन करेंगे तो उनमें से 1 से 2% लोगों को ज़रूर कोई इफ़ेक्ट आएगा। सही। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप वैक्सीनेशन ना कराएं। हमने उस 1-2% को नहीं देखना, हमने उस बाकी रिमेनिंग 99 या 98% चीज़ को देखना है। और जो लोगों का ख्याल है कि इस वैक्सीनेशन से ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं और ये साइड, और फिर उसको वो प्रोपोगेट करते हैं। मैं भी 1-2 में ज़रूर आया हूँ, मैं ये नहीं कहता कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए होंगे, डेफिनेटली लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, बट वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं आए। हमने अभी तक अपने मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ सुनी है कि किसी को वैक्सीनेशन से अल्लाह ना करे डेथ हो गई है, या कोई क्लॉटिंग प्रेसिपिटेट हो गई है, या कोई हार्ट के मसले हो गए। तो मेरे ख्याल से, और ये समझना है कि जिन लोगों में बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो डायलिसिस करा रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनके लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। बिकॉज उनकी इम्यूनिटी लो है और वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी इम्यूनिटी, तो इसलिए उनके लिए वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ये सोच लेना कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, मैं वैक्सीनेशन ना कराऊं, विच इज़ रॉन्ग। सही। तो ये चीज़ें आपको खुद से नहीं डिसाइड करनी, और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ कॉन्शियस हो रहे हैं या आप ज़्यादा ही वो वहमी टाइप लोग कहते हैं ना, तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डिटेल में उनसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो ज़ाती नॉलेज है, ऑब्वियसली वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी जानता है और आपको अच्छे तरीके से रिकमेंड कर सकता है कि आपको आगे क्या करना है। एज ग्रुप का बड़ा वो हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जी एडल्ट्स को तो ज़रूरत ही नहीं है, क्या वाकई नहीं है? नहीं मैम, एडल्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत। देखिए, आपने समझना है कि जो इंटरेक्शन है वो तो एडल्ट्स का ज़्यादा है बाहर, क्योंकि हम ही बाहर निकलते हैं, हम ही जॉब्स पे जाते हैं, हम ही ऑफिसेज में जाते हैं, हमने ही बाहर जाके बाज़ारों में जाना है। तो एडल्ट्स के लिए तो जी डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ओल्ड एज पीपल वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। सही। डॉक्टर साहब, दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई और अब क्योंकि हमारे यहाँ वो इतना फ्रीक्वेंटली ये अमल नहीं चल रहा कि आपको सेकेंड डोज के लिए पूरा टाइम के कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है कि आप जाएँ और अपनी वैक्सीनेशन करा लें, गैप लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो फर्स्ट डोज थी उसका असर ख़त्म हो गया और आपको 2-3 महीने का डिफरेंस आ गया है, आपने उसके बाद सेकंड डोज ही लगवानी है या रिपीट करना है वो आपको प्रोसेस? नहीं, आपने देखें जी, एक पहली चीज़ तो ये कि अब कुछ कंपनीज़ ने ये क्लेम किया है कि हम बूस्टर डोज ज़रूर लगवाएंगे 6 मंथ्स के बाद। स्पेशली जो चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफार्म है, उन्होंने ये कहा है कि आप 6 मंथ्स के बाद एक बूस्टर डोज, यानी कि 1 डोज एक्स्ट्रा लगवाएं। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिले अगर दूसरी डोज में होगा तो ऑब्वियसली फिर वैक्सीनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है। बट अगर 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते का गैप आ जाता है तो दैट्स नॉट वरीसम, क्योंकि एंटीबॉडीज़ इतनी जल्दी डिटीरियोरेट या डिक्रीज़ नहीं करती। तो बेहतर ये होगा कि अगर किसी की वैक्सीनेशन पेंडिंग है और 1-2 हफ्ते भी हो गए हैं तो ही शुड गो एंड गेट इट डन। सही। रिपीट दोबारा से कराना तभी है जब आपके तकरीबन 2 माह गुजर चुके हों। अगर 2 माह से ऊपर गुजर गए हैं तो फिर आप रिपीट वैक्सीनेशन करा सकते हैं, अदरवाइज आप और उससे भी बेहतर ये है कि आप खुद से फैसला करने के बजाय अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लें तमाम मसला, फिर उसके बाद आप कराएं। कोई मैसेज आप देना चाहें डॉक्टर साहब? बस मेरा मैसेज यही है कि जी हमें अब वी हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड। हमें अब अपने आप को कोविड के साथ गुजारना है और हमें उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो कोप करना है, मास्क लगाना है। हमारी रूटीन होनी चाहिए कि हम घर से निकलें तो मास्क पड़ा हो, गाड़ी में मास्क पड़ा हो, ऑफिस में मास्क पड़ा हो। ठीक है, जब आपने खाना खाना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, कोई और काम करना है, तब तो ठीक है, यू कैन अवॉइड द मास्क। बट एज लॉन्ग एज यू हैव अ प्रैक्टिस, हमारी हैबिट है जी, अगर इसको हम हैबिट्स बना लेंगे, अपनी SOPs को हैबिट्स में ले आएंगे तो मेरे ख्याल से किसी को भी मुश्किल नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और बाकी अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना है। आपको किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर हमने मौजूदा कोविड की सूरत हाल की बात की, आपको बताया कि जी आपने किस तरह से एहतियात करनी है, वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है और टाइमली करा लेना आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव है। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ओवरसीज़ हैं, जिनके बाहर हम देखते हैं जॉब्स जो लोग करते थे, जिन्होंने बाहर से वापस आना है, बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सफरी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा सख्त हैं, कुछ ममालिक ने वैक्सीनेशन की पाबंदी के साथ कुछ रिलैक्सेशन भी दी है। तो आपको ये भी इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किन किन ममालिक में सफरी पाबंदियाँ किस तरह से हैं। अगर आपने जाना है अपनी जॉब से वापस, या फिर आप प्लान कर रहे हैं या स्टडी वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप तमाम चीज़ें प्लान कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी, हेड ऑफ ट्रैवल 92 नवीद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है नवीद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त के लिए। अभी हमने अपने नाज़रीन को बताया कि कोरोना से उनको किस कदर मिलना है। बहुत सारे लोग परेशान हैं जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है और बहुत सारी सफरी पाबंदियों का सामना है। मैं चाहूँगी कुछ सफरी पाबंदियाँ जो हर जगह पे इम्प्लीमेंट हैं, उनका पहले आप जिक्र कर दीजिएगा। देखिए, काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किया हुआ है। यूके है, यूएई है, कनाडा है, काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, मगर उनमें जाने के भी कुछ ना कुछ रास्ते लोग निकाल लेते हैं, एसओपीज़ के साथ आ जाते हैं। यूके जैसे जाना चाहते हैं लोग, या यूएई जाना चाह रहे हैं, इवन सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं, तो उन्हें किसी भी एम्बर लिस्ट कंट्री से 14 डेज़ आपको वहाँ पर रह कर आना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट आप वहाँ पे नहीं जा सकते। इसी तरह जैसे यूएई लोग जा रहे हैं, वो वाया दोहा, ताशकंद से 14 डेज वो रहते हैं। अच्छा, इस पे अब लोग बड़ा वो हो जाते हैं ना कि अगर इधर उधर जाएंगे तो बड़ा कोई उनको मसाइल का सामना हो जाएगा। वो क्वारंटीन वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो लोगों को खौफजदा भी कर देता है। सच तो कोई मसला नहीं। देखिए, क्वारंटीन वहाँ पे नहीं है, जस्ट आपने वहाँ 14 डेज स्पेंड करने हैं अपने। ठीक है। और दूसरा ये लोगों को इशू ये होता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है उनका। वहाँ पे होटलिंग है, खाना पीना है, उन्होंने रहना है वहाँ पर। तो जो बंदा डायरेक्ट यहाँ से यूएई या सऊदी अरब जाता था 60-70 हज़ार में, उसको 3 से 4 लाख का खर्चा आ जाता जाने के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे जिनका जाना मजबूरी है, वहाँ पर जॉब्स हैं, उनको वहाँ पे पहुँचना है हर हाल में, सो वो ट्रैवल करते हैं, इन कंट्रीज़ के थ्रू जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ईजी कर दिया पाकिस्तान के लिए आने के लिए। यूरोप में जर्मनी आप जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, इटली है, यहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं एसओपीज़ के साथ। एसओपीज़ के साथ जा सकते हैं। और इन एसओपीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिन कंट्रीज़ में जा रहे हैं वहाँ पर वो कौन सी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोस्टली तो वैसे देखिए पूरी दुनिया में फाइजर, मॉडर्ना जो है वो हर जगह के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वो तो बेस्ट है। पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो अपना पासपोर्ट और वीज़ा दिखाकर यही वैक्सीन लगवाते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। बाकी जो अदर वैक्सीनेशन है जैसे कि साइनोफार्म, साइनोवैक और अदर जो भी हैं, वो हर कंट्रीज़ के लिए अलग-अलग उनके रूल्स हैं जाने के लिए। ठीक है, यानी आपने अगर प्लान करना है किसी भी मुल्क जाने का, तो आपका यहाँ पे ट्रैवल एजेंट का रोल बहुत अहम है। आप उसके पास जाएं, तमाम इन्फॉर्मेशन उनसे लें और वो आपको गाइड करेंगे जी कि कौन कौन से एसओपीज़ हैं जो कि आपने फॉलो करने, कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने वैक्सीनेशन करा ली है, फिर आप बाद में जाके सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर तो आपका फ़ायदा कोई नहीं। बहुत सारे बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है और अब वो जिन जगहों पर जाना चाह रहे हैं आपके पास आते होंगे, वहाँ पर जी वहाँ पर वो जा नहीं सकते। ठीक है। तो अभी वो लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी कि अब उन्होंने अगर इन कंट्रीज में जाना है तो क्या करें। शायद अभी तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं किया कि वो आफ्टर 6 मंथ दूसरी लगवा सकते हैं या नहीं। तो सिर्फ ये इशू है। मगर उन लोगों के लिए भी ऐसे है कि फिर वो क्वारंटीन करते हैं किसी और कंट्रीज में जाके, वहां से भी जाते हैं वो उन ममालिक में सफर करते हैं। अच्छा नवीद साहब, बहुत सारे लोग शिकायतें कर रहे हैं जिनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं, होने वाले हैं, वैक्सीनेशन यहाँ पे फराहम नहीं की जा रही या गवर्नमेंट उस तरह से सपोर्ट भी नहीं कर रही। कितना ज़रूरी है गवर्नमेंट की सपोर्ट इस तरह के मामलों में, ताकि लोगों की परेशानी भी ना हो, सफरी सहूलियात भी पाकिस्तान के लिए आसान। गवर्नमेंट की देखिए सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है लोगों के लिए, कहीं भी जा नहीं सकते ये। अगर इन्हें फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इनको जो इनकी अपना मतलूबा वो वैक्सीनेशन अगर वो नहीं मिल रही तो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते हैं। मगर कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने किया ये इनके लिए, मॉडर्ना और फाइजर मंगवाई है जैसे यूएसए से इन्होंने, और वो लग रही है और वो लोग अब ट्रैवल भी कर रहे हैं। मगर अभी भी आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर में बेतहाशा रश है और लोग जो हैं वो अब जिन्होंने बाहर जाना है उनके लिए मेजर प्रॉब्लम यही है कि उनकी वैक्सीनेशन वो वाली हो जहाँ पे वो जा रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल है उनके लिए, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैवल। बिल्कुल। अच्छा, यूके ने पाकिस्तान को अभी तक रेड लिस्ट निकाला, उसकी ये बड़ी हैरत अंगेज बात है क्योंकि इंडिया को उन्होंने रेड लिस्ट से निकाल दिया है, जहां से ये डेल्टा
वेरिएंट चला है, पूरी दुनिया में फैला है और अभी तक भी अल्लाह ताला ने हमें बहुत महफूज रखा है। उस तरह से केसेस तो यहाँ पर अभी बिल्कुल हैं भी नहीं। बिल्कुल। अभी लास्ट में 2 से 3 दिन पहले एक अमेंडमेंट इनके हो रही थी कि जी आपस में इनकी बात हुई है, एनसीओसी के जो असद उमर है इनकी बात हुई है वहाँ पर, और फिर हमारे एम्बेसडर भी मिले हैं वहाँ पे उनके पीएम से, और होपफुली उम्मीद की जा रही है कि आइंदा कुछ दिनों में ये हमें भी एम्बर लिस्ट में शामिल कर देंगे। एम्बर लिस्ट वो होती है, देखिए दुनिया में 3 डिवीजन हो चुकी हैं दुनिया की, ग्रीन लिस्ट, एम्बर लिस्ट और रेड लिस्ट। रेड लिस्ट वाले ट्रैवल करने के लिए उन्हें बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, वो कर ही सकते हैं। एम्बर लिस्ट वाले कुछ एसओपीज के साथ पहुंच सकते हैं, ग्रीन लिस्ट वाले को कोई इशू नहीं है कहीं आने जाने के लिए, वो इजीली ट्रैवल करते हैं। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली रेड लिस्ट में है, यूके की, यूए की, सऊदी अरब की, जहाँ पे हमारे यहाँ से मैक्सिमम ट्रैवल होता है, जहाँ से मैक्सिमम ट्रैवलर हैं हमारे पास जाने के लिए। अच्छा, यूएई और खास तौर पे सऊदी अरब की हम बात करें, वहाँ से भी ये खबरें आ रही थी कि अब पाकिस्तान को जो है परमिशन मिलेगी, वो किस तरह से? यूएई ने अभी कुछ लोगों को अपना आने के लिए कहा है, एक तो वो जिनके पास रेजिडेंस वीजा है वहाँ के, और उन्होंने वैक्सीनेशन भी यूएई से करवाई हुई है। वो पाकिस्तान आए हैं 1-1.5-2 माह पहले, यहाँ फंस गए हैं, वापस जा नहीं सकते थे, उनके लिए उन्होंने अलाउ कर दिया है। वो भी एयरपोर्ट पे एक रैपिड टेस्ट होता है, विद इन 4 आवर्स वो करवाते हैं रैपिड टेस्ट। मुझे ये टेस्ट बता दें कौन सा है, और ये क्या सभी लोग आसानी से करा सकते हैं? अभी ये इन्होंने जब से स्टार्ट किया है तो कल से सियालकोट में स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पे एक लैब ने उसके कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो स्टार्ट हो गया। लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी ये विद इन 2-3 डेज में सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट हो जाएगी। ये लोग 5 घंटे पहले जाया करेंगे, विद इन 4 आवर्स का वो टेस्ट है, वो आपने करवाना है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, इमीडिएट रैपिड टेस्ट है जो, और जिसकी रिपोर्ट आएगी वो ट्रैवल करके जाएगा यूएई। ये सिर्फ यूएई के लिए है। अदरवाइज यूएई ने एक अच्छी चीज ये की है कि उसने ट्रांजिट ओपन कर दिया है। पहले तो आप वाया यूएई कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे, अब आपने अगर कहीं भी जाना है, एमिरेट्स एयरलाइन या जहाज जो यूएई की अपनी नेशनल कैरियर्स हैं उनमें ट्रैवल करना है, तो आप वाया दुबई जा सकते हैं, मगर आप एयरपोर्ट पर 10 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। विद इन 10 आवर्स आपको नेक्स्ट अपनी फ्लाइट लेनी पड़ेगी जाने के लिए। एयरपोर्ट पर आप इससे ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। दूसरा मुझे ये बताइएगा, कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर अगर आप देखें ना, अब लोग छुट्टियाँ भी इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी चाहते हैं, इतने घुटन के माहौल में थोड़ा सा लोग रिलैक्स भी होना चाहते हैं, कहाँ पर सफरी आसानी बहुत ज़्यादा है और हालात बेहतर भी हैं जहाँ पर जाके आपको कोविड का खतरा भी ना रहे? देखें, यूएसए तो बंद हुआ ही नहीं था, यूएसए के लिए ट्रैवल जो है वो स्टिल हो रहा है, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, इवन के वो वैक्सीनेशन वाले इश्यूज में भी नहीं आ रहे। वो जस्ट कहते हैं जी आप 72 आवर्स में अपना टेस्ट करवाएं और आप आ जाएं। उसके अलावा अभी यूरोप में जर्मनी ओपन हो गया है पाकिस्तान के लिए, स्पेन ओपन हो गया है, इटली ओपन हो गया है। यहाँ पर आप उनकी जो वैक्सीनेशन जिनको वो अलाउ कर रहे हैं वो करवा के आप जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये वो जगह हैं जहाँ पर आप वैक्सीनेशन करा के जा सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग ये परेशान हैं कि कंपैरेटिवली अब उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े हैं, टिकट्स महंगी हो गई हैं। कुछ ये भी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में ये भी थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा। देखें, ये जो अगस्त का महीना होता है ये वैसे हाई सीजन होता है ट्रैवल के लिए। रूटीन में कुछ लोग भी फंसे हुए थे, ईद के बाद ट्रैवल भी नहीं कर सके थे। फिर एयरलाइंस की जो है ना वो तादाद बड़ी महदूद है आजकल। एनसीओसी ने वैसे भी 50% लोड अलाउ किया हुआ है जाने के लिए एयरलाइंस को, तो एयरलाइंस भी नहीं आ रही, इस तरह इसलिए रश है। सितंबर में ये फेयर्स काफ़ी कम हो रहे हैं अब सितंबर में, और अगर आप अगस्त के फेयर को कंपेयर करें तो वो 50% कम है उससे तकरीबन, इंटरनेशनल जितने भी फेयर्स हैं वो। डोमेस्टिक में वैसे ही हमारे पास आजकल बड़े अच्छे फेयर्स हैं सभी के लिए, 6-7 में आप कराची ट्रैवल कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने डोमेस्टिक का जिक्र किया, तो क्या डोमेस्टिक आपको सफर करने के लिए भी परवाजों में आपको एसओपीज को फॉलो करना है और किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, एसओपीज को फॉलो करवा रहे हैं अब वो एयरपोर्ट पे। देखिए, सबसे जरूरी है कि उन्होंने विदाउट जो वैक्सीनेशन वाला बंदा है वो ट्रैवल कर नहीं सकता। अब डोमेस्टिक में 1 अगस्त से ये कर दिया था, ये एक अच्छा इकदाम है। और इस वजह से जो डोमेस्टिक भी ट्रैवलर थे वो अब धड़ाधड़ वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता मैंने ट्रैवल करना है 3 दिन या 4 दिन के बाद, तो वो लाजमी करवा रहे हैं कि अपने को रजिस्टर करें एयरपोर्ट पे। वो 1166 मैसेज करके चेक करते हैं उन्हें। अच्छा, डोमेस्टिक वालों के लिए तो पाबंदी नहीं है कि आपको ये वाली वैक्सीनेशन ही जरूरी है, बस वैक्सीनेशन आप? जी, डोमेस्टिक में कोई पाबंदी नहीं है। डोमेस्टिक में आपके पास जितनी भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, आप कोई भी करवा रहे हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं। सही जी, आप ट्रैवल कर सकते हैं। वेदर कंडीशंस में आपसे कुछ ममालिक की जानना चाहूँगी, गर्मी से जिन लोगों को छुटकारा चाहिए, अच्छा मौसम एंजॉय करना चाहते हैं, तो कहाँ पे आप रिकमेंड करते हैं? देखिए, यूरोप के जो कंट्रीज ओपन है आप वहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं। इस्तांबुल का टर्की का वेदर जो है ना वो बेटर होता है एशियन के बदौलत, तो मगर देखें कि वहाँ पे आजकल क्वारंटीन चल रहा है, वहाँ पे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। बड़ा हॉटस्पॉट जो था वो टर्की गिना जाता था ट्रैवल के लिए,
वहाँ पे अभी तक वो उन्होंने 14 डेज का क्वारंटीन रखा हुआ है। क्या वो करेंगे तो वहाँ पे जाएंगे। अब जो ट्रैवलर है, जो विजिटर है, वो 14 दिन तो अपने आप को बंद नहीं ना रख सकता वहाँ पर। वो जाते ही 7 से 8 10 दिन तो एंजॉय करने के लिए जाना है और 14 दिन अगर आपको अकेले रहना पड़ेगा तो फिर कोई जाने का फायदा नहीं। बाकी यूरोप जो ओपन हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी रहनुमाई आपने कर दी है मुसाफिरों की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।